व्हाट इज एनल फिशर, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आज हम इनके बारे में विशेष में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन ऑफ सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। सो एनल फिशर, फिशर क्या होता है? फिशर होता है कोई भी टीयर या क्रैक हो किसी भी लाइनिंग पे, तो उसको फिशर बोलते हैं। ये लिप्स का भी हो सकता है, एनल कैनाल का भी हो सकता है। एनल कैनाल एक पैसेज होता है जिससे हमारा स्टूल हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, इसका लास्ट पार्ट होता है ये। सो एनल कैनाल में अगर कोई टीयर या क्रैक हो जाए तो उसको हम एनल फिशर कहते हैं। अब इसके बेसिकली कॉजेज क्या होते हैं? जो पेशेंट्स नॉर्मली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो डायरिया के पेशेंट्स होते हैं, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होती हैं, जो पेशेंट्स फाइबर कम खाते हैं या लिक्विड्स कम लेते हैं, तो उन पेशेंट्स में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी वजह से फिशर के बनने के चांसेस इन पेशेंट्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं। या फिर कोई बार प्रोलॉन्ग स्ट्रेनिंग हो, एक्सेसिवली टॉयलेट सीट पे काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, स्ट्रेन करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, उन पेशेंट्स में भी फिशर के जो चांसेस होते हैं, टेंडेंसी होती है वो बनने की ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये पेशेंट को इतना शार्प और स्टैबिंग पेन होता है एनल फिशर के अंदर ड्यूरिंग, जब आप जो स्टूल पास कर रहे होते हैं या इवन स्टूल पास करने के बाद, जस्ट बाद, एंड इट कैन लास्ट फ्रॉम मिनट टू आवर्स। बहुत ही शार्प स्टैबिंग पेन होता है पेशेंट को, एंड दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई अ पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है। सो ये शार्प स्टैबिंग पेन के अलावा वहाँ पे इचीनेस भी होती है, इरिटेबिलिटी भी होती है उसी एरिया में, और उस एरिया में टेंडरनेस और सोरनेस होती है। कई बार इतना दर्द होता है कि पेशेंट का जो बाउल मूवमेंट पास करने का, स्टूल पास करने का इतना डर बैठ जाता है उसके अंदर कि वो उसी वजह से एक साइकिल बन जाता है जिससे वो वापस कॉन्स्टिपेटेड और ज़्यादा हो जाता है। वो अपने बाउल मूवमेंट को पेशेंट होल्ड कर लेता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन इनके लक्षण होते हैं। इसके अलावा एक रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह भी कई बार देखी गई है, फिशर्स वगैरह में होती है। अब हम बताएं इसका डायग्नोसिस जो है वो हम कैसे बनाएंगे। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए एक तो होता है कि पहले सिम्टम्स पूछो, पेशेंट से हिस्ट्री पूछो। क्लासिकल सिम्टम्स और हिस्ट्री मिलती है पेशेंट के अंदर एनल फिशर्स की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और जब इसको एग्जामिनेशन करने के उस एरिया में जब पेशेंट डॉक्टर एग्जामिन करता है तो पता लगता है वहाँ पे रेडनेस है, इरिटेशन है, टेंडरनेस है, तो उस वजह से पता लग जाता है। इसको कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो हम ग्लव्स पहन के उस एरिया की एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा तरीका होता है प्रोक्टोस्कोपी करना। प्रोक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट प्रोक्टोस्कोप से हम वहाँ पे एग्जामिन करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं फिशर का। फिशर जगह जो क्रैक होता है ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक्यूट क्रैक हो सकता है, क्रॉनिक क्रैक हो सकता है। एक्यूट होता है बिल्कुल पेपरी क्रैक होता है, तो ये क्रैक होता है कि फ्रेश क्रैक है अभी, वो आपको देखता है। और जो क्रॉनिक एनल फिशर होता है जो कि 8 हफ्ते से ज्यादा के सिम्टम्स हो गए, जिसको हम क्रॉनिक फिशर कहते हैं, उसके डीपर पेनिट्रेशन होता है उसके अंदर। तो प्रोक्टोस्कोप से हम ये भी बता सकते हैं कि एनल फिशर एक्यूट लग रहा है कि ये क्रॉनिक फिशर लग रहा है। वो ज्यादा रेड होता है जो एक्यूट फिशर वाला होता है। दूसरा, उसके अलावा जो प्रोक्टोस्कोप में देखने के अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि पोजीशन जो होती है ऐसी फिशर की, जो क्रैक की होती है, वो 6 o'clock या 12 o'clock पोजीशन पे होती है। लेटरल वॉल पे, लेटरल वाली एरिया में ये कम होता है, तो उसका डायग्नोसिस कुछ और सोचना चाहिए डॉक्टर को उस टाइम पे। तो ये बेसिकली वहाँ पे जो एनल मसल्स होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं जो पास करते हैं, बिकॉज ऑफ इचिंग, इरिटेबिलिटी, इतनी ज़्यादा पेन की वजह से वो मसल्स होती हैं हमारी स्पाज्म में चली जाती है। तो इसको ये फिशर के सारे साइंस, सिम्टम्स एंड आपको मैंने डायग्नोसिस के बारे में अभी तक बताया। अब हम बात करते हैं आराम से इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट होता है इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को हमेशा कोशिश करते हैं कि मेडिकली मैनेज करें, जिसको हम कहते हैं नॉन सर्जिकल तरीके से मैनेज करें। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट को बताते हैं कि भाई अगर एक्सेसिवली स्ट्रेन नहीं करना है पॉटी पास करने के लिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है कमोड पे, तो ये 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं। अपना उसको फिर हम बोलते हैं कि वाटर का कंटेंट बढ़ाना है। जो स्टूल है हमारा, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करना है। स्टूल सॉफ्ट करने के लिए या तो हम हाई फाइबर डाइट खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, या अगर हम उससे भी नहीं कर पाते तो हमें स्टूल सॉफ्टनर्स वगैरह भी यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ईसबगोल वगैरह, लेमन लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो स्टूल सॉफ्टनर्स का यूजेज हो गया। तो ये इनका एक्सेसिव स्ट्रेनिंग नहीं करना है, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, तो ये बेसिक हमारी रेमेडीज हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे उस एरिया का सेका भी कर सकते हैं। सेका हम कैसे करते हैं? सिट्स बाथ जिसको हम कहते हैं, उसमें हॉट वाटर कर लेते हैं। कई बार हमें पोटेशियम परमांगनेट करके ब्लू कलर का सिरप आता है, वो भी हम उसके अंदर डालते हैं, तो उससे भी हम सिकाई करते हैं दिन में 2 से 4 बार, तो उससे काफ़ी हमें रिलीफ मिलता है पेन के अंदर। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर सिम्टम्स अगर नहीं रिजॉल्व होते तो हम इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब कि उसी एरिया में दवाई लगाते हैं जिस एरिया में हमें तकलीफ है। तो सबसे इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट करके एक ऑइंटमेंट आती है। तो वो नाइट्रेट्स होते हैं, बेसिकली वहाँ का जो मसल स्पाज्म होता है वहाँ पे उसको रिलैक्स करता है स्फिंक्टर को, और उसके बाद वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है उसकी हीलिंग को बढ़ाता है, जिससे वो हीलिंग जल्दी होती है।
तो ये हमारा एक नाइट्रेट्स हो गए। दूसरा जो हम ट्रीटमेंट इनके लिए हम एनल फिशर के लिए हम देते हैं, अगर कई बार नाइट्रेट्स हमारे काम नहीं आते तो हम उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी दवाइयाँ होती हैं, डिल्टीअज़ाम होती है, निफेडिपिन होती है, टॉपिकली भी अवेलेबल है, इनकी क्रीम्स ऑइंटमेंट्स आती हैं, इनको हम प्रेफरेबली लगाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा एक और चीज़ करते हैं, टॉपिकल ज़ाइलोकिन लगाते हैं। ज़ाइलोकिन कुछ नहीं होता, एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो बेसिकली उस एरिया को सुन करता है। ये पॉटी पास करने से पहले लगाते हैं ताकि ये जो दर्द होता है सुन होने की वजह से वहाँ पे कम हो जाए। दिन में 2 से 3 बार हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात। कई बार क्या होता है कि एनल फिशर का दर्द रेजिस्टेंट हो गया, वो नहीं ठीक हो रहा और वो क्रॉनिक में बदल रहा है, डीपर कट है वहाँ पर, तो कई बार इसमें अगर इन सब चीज़ों के टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी अगर हमें नहीं बेनिफिट करती, कुछ केसेस में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, जिसको हम लेटरल एनल स्फिंक्टरोटॉमी कहते हैं। स्फिंक्टरटॉमी करने का मतलब जो स्फिंक्टर मसल है उसको उसमें एक छेद कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं ताकि वहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ दी मसल्स हो जाए, एंड विच हेल्प्स। उसके थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार इनकॉन्टिनेंस वगैरह होता है, बट वो कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम पहले इसको मेडिकली पूरा अप्लाई ट्राई करना चाहिए, उसके बाद नहीं तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी इसके लिए करनी पड़ती है। तो ये फिर इसके अंदर हीलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये था बेसिकली आज कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिशर। एनल फिशर से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।